ताजमहल का इतिहास। ताजमहल एक लुभावनी सफेद संगमरमर का मकबरा है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। भारत में आगरा के पास यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित ताजमहल को बनने में 22 साल लगे और अंत में 1653 में पूरा हुआ। विश्व के नए अजूबों में से एक माना जाने वाला यह उत्कृष्ट स्मारक आगंतुकों को अपनी समरूपता, संरचनात्मक सुंदरता, जटिल सुलेख, जड़े हुए रत्न और शानदार बगीचे से चकित करता है। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी। 1607 में महान अकबर के पोते शाहजहां पहली बार अपनी प्रेयसी से मिले थे। उस समय वह अभी तक मुगल साम्राज्य के 5वें सम्राट नहीं थे। 16 वर्षीय राजकुमार खुर्रम, जैसा कि उन्हें तब कहा जाता था, शाही बाजार के चारों ओर घूमते थे, उच्च श्रेणी के परिवारों की लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे जो बूथों पर काम करते थे। इनमें से एक बूथ पर प्रिंस खुर्रम की मुलाकात 15 साल की अर्जुमंद बानू बेगम से हुई, जिनके पिता जल्द ही प्रधानमंत्री बनने वाले थे और जिनकी मौसी की शादी प्रिंस खुर्रम से हुई थी। 27 मार्च 1612 को राजकुमार खुर्रम और उनकी प्रेयसी, जिन्हें उन्होंने मुमताज महलों में से एक चुना, नाम दिया, का विवाह हुआ। मुमताज महल खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार और कोमल हृदय भी थी। जनता उससे बहुत प्रभावित थी, किसी छोटे हिस्से में नहीं, क्योंकि वह लोगों की परवाह करती थी। उसने परिश्रम से विधवाओं और अनाथों की सूची बनाई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें भोजन और पैसा दिया जाए। इस दंपति के एक साथ 14 बच्चे थे, लेकिन केवल 7 बच्चे ही शैशवावस्था से गुजरे थे। मुमताज महल को क्या हुआ? शाहजहां के शासन में 3 साल 1631 में खान जहां लोदी के निर्देशन में एक विद्रोह जारी था। सूदखोर को उखाड़ फेंकने के लिए शाहजहां ने आगरा से लगभग 400 मील दूर दक्कन में अपनी सेनाएं भेजीं। बेहद गर्भवती होने के बावजूद मुमताज महल हमेशा की तरह शाहजहां के पक्ष में खड़ी रही। उसने 16 जून 1631 को शिविर के मध्य में एक भव्य सुसज्जित तंबू में एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। पहले तो सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही मुमताज महल का निधन हो गया। अपनी पत्नी की हालत का पता चलते ही शाहजहां ने अपनी पत्नी के पास दौड़ लगाई। मुमताज महल का निधन 17 जून की तड़के हुआ, उनकी बेटी के जन्म के बमुश्किल एक दिन बाद। मुमताज महल को घर लाना। शाहजहां ने अनुरोध किया कि मुमताज महल के शरीर की खुदाई की जाए और दिसंबर 1631 में 435 मील या 700 किलोमीटर आगरा पहुंचाया जाए, जब खान जहां लोदी के साथ झगड़ा सुलझ गया था। हजारों सैनिकों ने एक शानदार परेड में उसके शरीर को वापस ले लिया और शोक मनाने वालों ने उसे देखने के लिए सड़कों पर लाइन लगा दी। 8 जनवरी 1632 को मुमताज महल के अवशेषों को रईस राजा जयसिंह द्वारा दी गई भूमि पर क्षण भर के लिए दफन कर दिया गया था। यह ताजमहल के स्थल से बहुत दूर नहीं था। ताजमहल निर्माण योजना। शाहजहां उदासी से इस कदर उबर गया था कि उसने अपनी भावनाओं को एक भव्य मकबरे के निर्माण में लगा दिया, जो उन सभी को शर्मसार कर देगा जो इससे पहले आए थे। यह इसलिए भी विशिष्ट था क्योंकि यह किसी महिला को समर्पित पहला बड़ा मकबरा था। भले ही ताजमहल का मूल वास्तुकार अज्ञात है, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि शाहजहां, जिसे स्वयं वास्तुकला का शौक था, ने उस समय के कई सबसे प्रतिभाशाली वास्तुकारों की सहायता और इनपुट के साथ व्यक्तिगत रूप से योजनाओं पर काम किया। ताजमहल पृथ्वी पर स्वर्ग या जन्नत के लिए खड़ा था, क्योंकि इसे क्षेत्र का ताज माना जाता था। इसे बनवाने में शाहजहां ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। ताजमहल का निर्माण। शाहजहां के शासन के समय मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था, जिसने उसे इस बेजोड़ भव्य स्मारक के निर्माण का साधन दिया। वह चाहता था कि यह शानदार हो, लेकिन उसे यह भी चाहिए था कि इसे जल्दी बनाया जाए। अनुमानित 20,000 मजदूरों को लाया गया और मुमताजाबाद में पास में रखा गया। विशेष रूप से उत्पादन को गति देने के लिए उनके लिए बनाया गया एक शहर। अनुभवी और बिना अनुभव वाले
कारीगरों को काम पर रखा गया था। बड़े पैमाने पर 624 फुट लंबा प्लिंथ या बेस का निर्माण पहले किया गया था, उसके बाद नींव का निर्माण किया गया। मस्जिद और गेस्ट हाउस दो समान लाल बलुआ पत्थर की संरचनाएं जो ताजमहल के किनारे होंगी हों, इसके ऊपर बनाया जाएगा। संगमरमर में लेपित ईंट से बना एक अष्टकोणीय संरचना ताजमहल होना था जो एक दूसरे प्लिंथ पर बैठेगा। बिल्डरों ने एक मचान बनाया ताकि वे उच्च निर्माण कर सकें, जैसा कि अधिकांश बड़ी परियोजनाओं के लिए सामान्य है। इस मचान के लिए ईंटों की उनकी अजीबोगरीब पसंद से इतिहास हैरान है। संगमरमर ताजमहल के सबसे उल्लेखनीय और ध्यान देने योग्य तत्वों में से एक सफेद संगमरमर का उपयोग है। मकराना में 200 किलोमीटर दूर संगमरमर का उत्खनन किया गया था। अविश्वसनीय रूप से बड़े पैमाने पर संगमरमर को निर्माण स्थल पर ले जाने के लिए कथित तौर पर 1000 हाथियों और बैलों की एक अनिर्धारित संख्या की आवश्यकता थी। ताजमहल के ऊंचे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए विशाल संगमरमर के टुकड़े की अनुमति देने के लिए एक विशाल 10 मील लंबी मिट्टी की रैंप का निर्माण किया गया था। ताजमहल के ऊपर 240 फीट लंबा और सफेद संगमरमर से बना एक विशाल 2 खोल वाला गुंबद है। मकबरा 4 लंबे पतले सफेद संगमरमर के मीनारों से घिरा हुआ है जो दूसरे प्लिंथ के कोनों पर खड़े हैं। फूल जड़ना और सुलेख ताजमहल की अधिकांश छवियां केवल विशाल सफेद संरचना को प्रदर्शित करती हैं। यह वास्तविक संरचना क्रेडिट नहीं करता है, भले ही यह अभी भी सुंदर है। ये छवियां विवरणों को छोड़ देती हैं, फिर भी ये तत्व हैं जो ताजमहल को विस्मयकारी स्त्रीत्व और भव्यता प्रदान करते हैं। मस्जिद, गेस्ट हाउस और परिसर के दक्षिणी छोर पर बड़े मुख्य द्वार पर कुरान, इस्लामी पवित्र पुस्तक के अंश सुलेखित हैं। ये जड़े हुए छंद एक महान सुलेखक अमानत खान की रचना थे जिन्हें शाहजहां ने नियुक्त किया था। तैयार कुरान के मुहावरों को काले संगमरमर से विशेषज्ञ रूप से जड़ा गया है। वे संरचना के एक शाही लेकिन नाजुक पहलू हैं। हालांकि वक्र पत्थर में हैं, वे वास्तविक लिखावट से मिलते जुलते हैं। बताया जाता है कि अमानत खान ने खुद कुरान की 22 आयतें चुनी। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि शाहजहां ने केवल अमानत खान को ताजमहल पर अपने काम पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी। ताजमहल परिसर के चारों ओर जो सुंदर जड़े हुए फूल देखे जा सकते हैं, वे सुलेख की तुलना में लगभग अधिक उल्लेखनीय हैं। अत्यधिक प्रतिभाशाली पत्थर काटने वालों ने सफेद संगमरमर में उत्तम पुष्प डिजाइनों को तराशने के लिए परचिनकारी नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जो तब कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से आपस में जुड़ी बेलें और फूल बनाने के लिए जड़े हुए थे। ताजमहल परिसर के चारों ओर जो सुंदर जड़े हुए फूल देखे जा सकते हैं, वे सुलेख की तुलना में लगभग अधिक उल्लेखनीय हैं। अत्यधिक प्रतिभाशाली पत्थर काटने वालों ने सफेद संगमरमर में उत्तम पुष्प डिजाइनों को तराशने के लिए परचिनकारी नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया, जो तब कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से आपस में जुड़ी बेलें और फूल बनाने के लिए जड़े हुए थे। गार्डन इस्लाम स्वर्ग को एक बगीचे के रूप में दर्शाता है। नतीजतन ताजमहल का बगीचा इसे पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मकबरे के दक्षिण में स्थित ताजमहल का बगीचा 4 चतुर्भुजों में विभाजित है। ये पानी की 4 नदियों से विभाजित हैं, जो एक केंद्रीय पूल स्वर्ग की एक और महत्वपूर्ण इस्लामी छवि में बहती हैं। यमुना नदी ने एक जटिल भूमिगत जल प्रणाली के माध्यम से बगीचों और नदियों को भर दिया। दुर्भाग्य से इन बगीचों में विशिष्ट पौधों की पहचान करने के लिए कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। शाहजहां की मृत्यु अपनी पसंदीदा पत्नी की मृत्यु के बाद शाहजहां 2 साल तक गहरे शोक में रहा और कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाया। इसने मुमताज महल और शाहजहां के चौथे बेटे औरंगजेब को अपने 3 बड़े भाइयों की सफलतापूर्वक हत्या करने और अपने पिता को कैद करने की अनुमति दी। सम्राट के रूप में 30 वर्षों के बाद शाहजहां को 1678 में आगरा के भव्य लाल किले में पदच्युत कर दिया गया और कैद कर लिया गया। शाहजहां ने अपने अंतिम 8 साल जाने से मना किया, लेकिन अपनी अधिकांश सामान्य विलासिता के साथ ताजमहल की एक खिड़की से बाहर देखा। एक नाजुक नक्काशीदार
जालीदार संगमरमर की स्क्रीन सेनोटाफ के चारों ओर है। यह मूल रूप से एक सोने का पर्दा था, लेकिन शाहजहां ने इसे बदल दिया था ताकि चोरों को इसे चुराने का लालच न हो। ताजमहल अब हर साल 2.5 मिलियन आगंतुकों के साथ ताजमहल एक बार फिर एक शानदार जगह बन गया है। आगंतुक दिन के दौरान यात्रा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सफेद संगमरमर पूरे दिन रंग कैसे बदलता है। महीने में एक बार आगंतुक पूर्णिमा के दौरान एक संक्षिप्त यात्रा का भुगतान कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि ताजमहल चांदनी में अंदर से बाहर की ओर कैसे चमकता है। यूनेस्को ने 1983 में ताजमहल को विश्व विरासत सूची में अंकित किया, लेकिन इस सुरक्षा ने इसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है। यह अब आसपास के कारखानों से प्रदूषण और आगंतुकों की सांसों से अत्यधिक नमी की चपेट में है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियोज और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।